अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ। और बिल आखिर यूक्रेन से डॉक्टर नाज़िम चौधरी की घर वापसी हो चुकी है। इनकी वालिदा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और बहुत खुशी है कि डॉक्टर नाज़िम चौधरी अपने घर वापस लौट कर पहुँचे हैं। हालांकि वो 48 घंटे जो यूक्रेन के अंदर देखे गए काफ़ी मुश्किलात के थे और उस मुश्किलात को बहुत करीब से इन्होंने देखा है। मज़ीद बातचीत करेंगे डॉक्टर नाज़िम से ही और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात हैं वहाँ पर और किस हद तक जो है वो वहाँ पर अभी भी बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो इस मुल्क के हों या किसी और मुल्क के हों। और इनकी वालिदा की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स किया जा रहा है कि उन्होंने वक्ती तौर बड़ा कदम लिया और इनके बच्चे को इनके घर पे जो है वो सही सलामत पहुंचाया। डॉक्टर नाज़िम, कांग्रेचुलेशंस टू यू, मुबारक इस बात के लिए कि आप घर खैरियत से पहुंचे हैं और बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि जब आप घर पहुंचे हैं। कैसे हालात थे वहाँ पर जब आप वहाँ से निकल रहे थे और क्या और भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं? कैसे मुश्किलात वो बच्चे देख रहे हैं या आप लोगों ने कैसी मुश्किलात वहाँ पर देखी? अगर बात करें हम पोलैंड बॉर्डर वाली साइड जी, जो 2 बॉर्डर्स खोले थे, तो पहले एक ही खोली थी। ठीक है। तो यूक्रेनियंस के लिए और बाकी सबके लिए, जितने इंटरनेशनल लोग थे सबके लिए वो एक ही बॉर्डर खुली हुई थी। तो फर्स्ट डे तो आई थिंक प्रॉबेबली वहाँ पे 2000 या 3000 लोग थे। सो एक लास्ट 3 किलोमीटर पीछे लाइन लगी थी। फिर वहाँ से हम आगे आए थे। सिर्फ लाइन ही 3 किलोमीटर थी और उससे पहले जहाँ पे हमें टैक्सी या फिर कैब ने उतारा तो वो कोई 16 किलोमीटर पीछे था। मतलब 16 किलोमीटर पैदल चलना था? हाँ, सामान लेके हाँ, बिकॉज वो आगे व्हीकल्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो जाने नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ क्या है, जो ज़ेलेंस्की उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि जो लड़के हैं वो कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते। लड़के? हाँ, जो टैक्सी ड्राइवर्स थे तो वो तो यूक्रेनियंस थे, तो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे आगे जाने के लिए। तो उन्होंने हमें वहाँ एक पॉइंट था वहाँ पे उतारा था। फिर वहाँ से हम पैदल चल के आए थे। जितने स्टूडेंट्स थे, जितने सिटीजन्स थे जो कंट्री छोड़ रहे थे, वहाँ से पैदल चल के आए थे। अच्छा, उस बॉर्डर पे सिर्फ हिंदुस्तान वाले ही बच्चे थे या बाकी मुल्कों भी थे? सारे थे, इजिप्शियन, नाइजीरियन, जितने इंटरनेशनल लोग थे सब थे वहाँ पे। वर्कर क्लास, सब क्लास थे। अभी क्या आपके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बातचीत हुई जो फंसे हुए हैं? नहीं, मेरे जितने फ्रेंड्स थे हम सारे निकले थे एक साथ। अच्छा। तो हम सारे निकल आए। बाकी शैनी बॉर्डर पे अभी कोई, शायद मुझे लगता नहीं है कोई है, बिकॉज वहाँ से गवर्नमेंट ने ये कहा था, उन लोगों के ऑर्डर दिया था कि वापस चले जाए, बिकॉज वहाँ से अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मैक्सिमम लोग जो हैं स्टूडेंट स्पेसिफिकली, तो वो तो वापस दूसरी बॉर्डर पे चले गए थे। वर्कर क्लास अगर है वहाँ पे तो मैं उसका नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, स्टूडेंट्स वगैरह का? स्टूडेंट्स को दूसरे बॉर्डर से लेके गए फिर दोबारा उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन साइड कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अगर यूक्रेनियंस अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ की आर्मी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, तो कोई भी ऑफिशियल आके भी बैठ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे पहले इस चीज़ को तरजीह दी जा रही थी कि जो यूक्रेन के रहने वाले सिटीज़न हैं उनको पहले निकालने की कोशिश की जा रही थी, फिर बाद में बाकी देश के लोगों के, जिसमें कुछ हमारे बच्चे भी थे जिनकी कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी वायरल हुई थी। वो किस हद तक बात सही है, कैसी है? देखिए, कहीं पे भी वॉर होगी तो सबसे पहले वो अपने सिटीजन्स को ही निकालेंगे। ये तो जेन्युइन सी बात है। तो वो उनका पहला प्रेफरेंस था कि यूक्रेनियन बच्चे या फिर औरतें निकलें पहले, तो उसके बाद फिर सिटीजन्स को निकाले। बट उसमें टाइम इतना खींच रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अच्छा, जब आप वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल कर वापस आए, यानी कि अपने हिंदुस्तान की ओर, आपने 48 घंटे जो हैं वो रास्ते में बिताए, वो कैसे थे 48 घंटे? किन मुश्किलात का सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था जो फेस कर रहे थे आप? पहली बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुआ। पहली बॉर्डर पे हमें लग गए 5 डेज़। 5 डेज़? हाँ, 5 दिन। 5 दिन खड़े रहे? नहीं, 5 दिन, 2 दिन हम खड़े रहे। उसके बाद फिर हम रात को शेल्टर जाते थे 10 बजे और 2-3 बजे वापस आ जाते लाइन में लगने के लिए। शेल्टर बेसमेंट्स के अंदर होता था? नहीं, वो ऐसे ही था रोड के आसपास। अच्छा, रोड पर। तो वहाँ फिर 10 बजे जाते थे तो 2-3 बजे उठ के वापस दोबारा लाइन में लग जाते थे। उसमें भी फिर अगले दिन 10 बजे तक खड़े रहना, बट लाइन नंबर नहीं आता था कि वो एक बंदे को अलाउ करते थे। फिर एक बंदे को अलाउ किया, 15 मिनट में गेट खोला, फिर उसके बाद बंद कर दिया 1.5 घंटे के लिए। फिर दोबारा ऐसे करते करते तो उसमें पूरा दिन निकल जाता था। तो आई थिंक कोई भी बाहर का सिटीज़न जो कहें 10 बंदे निकलते थे पूरे दिन में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर हम वहाँ से जब ये हुआ तो फिर फ़ोन वगैरह किया। वहाँ इंटरनेट भी सुना था बंद हो गया था? हाँ, इंटरनेट बंद हुआ था, बिकॉज वॉर सिचुएशन है तो नेट का प्रॉब्लम था। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पानी वगैरह? मेरे पास तो पावर बैंक था। पानी तो हम बाहर दुकान पे कहीं जाके लेना पड़ रहा था। उन्होंने तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया, यूक्रेन साइड तो कुछ नहीं आया, बस फर्स्ट एड था वहाँ पे। इंडियन एम्बेसी ने कैसा कोऑपरेट किया? सर, इंडियन एम्बेसी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूक्रेनियन साइड इंडियन एम्बेसी भी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ पे थी नहीं एम्बेसी, तो वहाँ पे क्या करती।
जहाँ दूसरी बॉर्डर पे हम गए हैं वहाँ पे भी यूक्रेन साइड एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी जो भी करेगी, जो भी कुछ करेगी, वो पोलैंड साइड करेगी, बिकॉज यूक्रेन साइड एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती जब तक हमें वहाँ से यूक्रेन की स्टैंप नहीं लगती। पासपोर्ट लेके जाएंगे तो वो स्टैंप करेंगे ना कि हाँ एग्जिट है यहाँ से, तो जब तक वो स्टैंपिंग नहीं होगा तब तक एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती। हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे दूसरी साइड, तब एम्बेसी हमें शायद एकोमोडेशन प्रोवाइड करे या फिर कहीं ले के जाए, जो तो ऑब्वियस सी बात है। इवैक्यूएशन जो प्लान था गंगा, उसके अंडर उन्होंने किया, बट यूक्रेनियन साइड वो नहीं कर सकते। ओके ओके। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जैसे आपकी एजुकेशन जो है वो मेडिकल फील्ड से है, आप MBBS कर रहे हैं, साफ जाहिर सी बात है कि आपका वक्त बहुत कीमती होगा और ये 4-5 साल बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो अभी तो वहाँ पे वॉर शुरू हो चुका है, यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या कुछ इतला दी गई आप तालिब इल्मों को जो हिंदुस्तान के हैं, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, कि वॉर ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने फिर से आना है या यूनिवर्सिटी बंद रहेगी? क्या कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या यूनिवर्सिटी के साथ कोई बातचीत? नहीं, इन केस अगर प्रॉब्लम्स होता भी है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो हमारा ट्रांसफर्स बाकी कंट्रीज़ में हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी कर देंगे। अच्छा। या फिर अगर मुझे लगता है नहीं, बिकॉज ये 2-3 महीने में वॉर जो है ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज सैंक्शन साइन हो गया है, इसका यूक्रेन का सैंक्शन साइन हो गया यूरोपियन यूनियन का, तो अब हर जगह से हेल्प आएगी, एक्सेप्ट हो गया वो, तो अब 2 महीने के अंदर वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स रिटर्न करेंगे। चलिए, वेल फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करना चाहोगे कि पोलैंड से उन्होंने बहुत हेल्प की, बिकॉज वहाँ से क्योंकि ऑलरेडी बच्चे थके हुए थे एंड ऑल दैट, तो हाँ पोलैंड वाली साइड उन्होंने हेल्प की, बसेस अरेंज थे और खाने का अरेंजमेंट अच्छा था। अच्छा, रहने का, हाँ बसेस अरेंज थी, पहले से अरेंज कर रखी थी उन्होंने, और फिर खाने का अरेंजमेंट भी था, रहने का अरेंजमेंट भी था, और हाँ वहाँ से लेके पहुँचाने के लिए सब कुछ था। बॉर्डर वहाँ पोलैंड साइड से लेके हमें एयरपोर्ट तक इंडिया पहुँचाने तक का उनका अरेंजमेंट था, सारा था। हाँ सारा था। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतना तो किया। वेल फाइनली आंटी, आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि बच्चा घर वापस जो है वो सलामती से पहुंच चुका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या थैंक्स करना चाहेंगे, और जिन लोगों ने आपके ऐसे मुश्किलात के बीच में आपको पूरा साथ दिया है? हाँ, सबसे पहले तो मीडिया का थैंक्स करेंगे जो जैसे ही न्यूज़ सुनते हुए पेरेंट पे क्या हालत होती है ये तो हर बंदा जानता ही है, बिल्कुल। लेकिन सब मीडिया वाले हमारे पास पहुंचे, उनके ज़रिए हमारी जो बात थी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंची। अच्छा। और जब वहाँ पे पहुंची तो फिर पहले तो आपने सुन ही लिया कितने मुश्किल हालात में ये रहे, फिर जब इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट ये वो किया, उसके बाद वहाँ से जब दूसरी बॉर्डर पे गए तब इनको क्रॉस किया, बहुत हेल्प मिली, खाना ज़बरदस्त मिला, फर्स्ट एड भी मिला, वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिली इंडिया आने तक। अच्छा, तो खुशी तो बहुत है, बता नहीं सकते जी। तो अब ये है कि हम अपने तहे दिल से स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी हेल्प की, हमारे बच्चे को सेफली घर पहुंचाया। तो मेरी ये दुआ है कि जो बाकी बच्चे फंसे हुए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है उनको वापस लाने के लिए, और हमारी दुआ है कि बच्चे सलामत अपने माँ बाप के पास, बाकी जो बच्चे हैं वो भी पहुँच जाएँ। बिल्कुल, बहुत सही बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन तमाम बच्चों के लिए। ऐसे हालात के बीच में हम क्रिटिसाइज़ भी ज़रूर करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ही जानती है कि कितने मुश्किलात को वो फेस कर रही है। और डॉक्टर नाजिम चौधरी हमारे भाई जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं, अम्मी इनकी बहुत खुश है। दिन अव्वल हमने ये स्टोरी की थी जब इनके वालिद साहब बहुत परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल घड़ी को फेस कर रहे थे। आज तो उनके चेहरे पे बहुत स्माइल है, बहुत खुश हैं कि बच्चा जो है वो सेहत सलामती से घर वापस लौट कर आया है। तो मज़ीद इसी तरीके से जो बच्चे भी वापस घर लौट कर आ रहे हैं और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का थैंक्स भी कर रहे हैं कि ऐसे मुश्किलात की घड़ी में साथ दिया है, उस तमाम बच्चे आपको जो हैं वो वाइड डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से ही देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश थी आमिर सोहेल के साथ, दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।